नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी क्लास है क्लास 6 की एनसीईआरटी की क्लास है। सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है आपके लिए एनसीईआरटी की क्लास। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम होता है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों कि जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो सीटेट होता है वह उसका आयोजन पूरे भारत में होता है। ऐसा नहीं सिर्फ किसी एक राज्य में इसका आयोजन होता है। अगर इसका आयोजन पूरे भारत में हो रहा है तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वह ऐसी बुक से पूछे जाएंगे जो पूरे भारत में चलती हो। ऐसा नहीं जैसे कोई बुक यहाँ पे अगर जैसे यूपी में कोई बुक चल रही है, क्या यह बुक आपके अदर राज्यों में भी चलेगी? नहीं, वह दोस्तों एक ही बुक है एनसीईआरटी जो कि पूरे भारत में चलती है। इसलिए इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में, सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। दोस्तों इस आज आपकी जो क्लास है वह क्लास से 5वां चैप्टर है, जिसमें हम पदार्थों का पृथक्करण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम सब इन टॉपिक को थ्योरी वाइज एक एक टॉपिक को समझेंगे निचोड़ वाइज। इसके बाद इन्हीं टॉपिक से पदार्थों का पृथक्करण के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें मिल जाएंगे। साथ में साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2011 से अब तक आपके जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। सभी ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना हो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम सब पृथक्करण की बात करें, पदार्थों का पृथक्करण, पृथक्करण मतलब होता है कि अलगाव। कोई दो चीज एक में मिला रहे उसे हम अलग कर दें, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही पृथक्करण कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं। कुछ हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को पृथक्करण करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव्य से चालने या फिर छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए एक उदाहरण बताए हैं कि जैसे हम सब जब चाय को बनाते हैं, चाय में हम सब हर चीज मिला देते हैं, चीनी मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं। जब मिला के बना लेते हैं फिर उसमें जो चाय होती है, चाय पत्ती होती है, उसे हम छलनी के माध्यम से अलग कर लेते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों पृथक्करण कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ हम सब चाय से चाय पत्ती को ही निकालते हैं, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम उसको पृथक्करण करते हैं। जैसे फसल के कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। देखिए जब हम सब हमारे घर में अनाज हो जाता है तो अनाज को हम सब किससे अलग करते हैं? उससे भूसा होता है, उससे हम सब अनाज को अलग कर लेते हैं, भूसे को अलग कर लेते हैं। यह भी आपका एक प्रकार से क्या है? पृथक्करण है। इसके बाद जब हम सब दूध से दही निकालते हैं, दूध से मलाई को निकाल लेते हैं, यह भी आपका पृथक्करण ही कहलाता है। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा, अब देखिए जो हम सब इसके पहले अध्याय को सीखे थे, अध्याय 3 में जो हमने सीखा था उसी की बात करें। सीखा कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ऊंटते हैं। अब हम सब जब आपका चैप्टर पढ़े थे ना तंतु से वस्त्र तक, तो तंतु से हम सब वस्त्र को कैसे बनाते हैं? जो आपका रेशों से बीजों को, जैसे आपका जो कपास होता था, कपास को हम सब काटते थे, उसे पानी में सड़ाते थे, फिर उससे जो रेशे थे उसे निकालते थे। ये एक प्रक्रिया थी। वही चीज बताने को यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब हम जैसे वहां पे भी तो हम सब पृथक्करण कर रहे थे, पहले हम सब उससे पेड़ से रेशों को निकाल रहे हैं, यही आपका पृथक्करण कहलाता है। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। देखिए आप पे कोई ना कोई चीज जरूर खाए होंगे, जैसे दलिया हो गया, नमकीन हो गया, उसमें आपको जो चीज नहीं अच्छा लगता आप उसे अलग कर देते हैं। जैसे तीखा है तो आप मिर्ची को अलग कर दे रहे हैं। यही आपका क्या है? यही आपका
पृथक्करण कहलाता है। आगे कह रहे हैं, कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपस में इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर पृथक कर बर्तन में रख देंगे। यह सही है? देखिए, कुछ चीज तो है हम जिसे बहुत आसानी से पृथक्करण कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ चीज ऐसी है जो पृथक्करण करने में बहुत समस्याएं होती, जैसे अभी उसकी चर्चा हम आगे करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे फल की बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताया गया है कि हम दूध से दही का मंथन करके मक्खन को कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सब जो पहले दूध होता है, दूध को जमा के दही बनाते हैं, फिर दही से हम सब मक्खन को निकालते हैं। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाला पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटा हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, तो रेत से कणों को हाथ से बिनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। देखिए, अभी तो हम दो फल थे, सेब अमरूद है, उसे हम अलग कर लिए। क्या इसी प्रकार से अगर रेत और नमक को दे दें आपको एक गिलास भर के, आप इसे पृथक करिए, तब आप पे क्या पृथक कर सकते हैं? और पृथक करना कितना संभव कितना असंभव आप अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों को एक जैसे दिख रहे हैं, आपको उसको अलग करना है। यह दोस्तों एकदम असंभव की तरीके से है। आगे बढ़ते हैं। परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थ को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। एक बच्ची है जो कि यह सोच रही है कि ऐसे पदार्थ को हम आवश्यकता क्यों है, क्यों इसे पृथक करें। क्रियाकलाप फर्स्ट है, साइड फर्स्ट 5.1 के कॉलम 1 में पृथक के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयव को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 में 3 में दिया गया है तथा देखिए ये क्रियाकलाप इसे आपको खुद करना होता है। कलाप 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई, क्या आप प्रतीक? अब देखिए, इसको एक कहानी के जरिए आप समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन जो पूछे गए इसी से पूछे गए। ऐसा आप ना सोचिए कि ये तो क्या है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लास्ट में क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, आप तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा इसको हमने क्यों नहीं सोचा, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप एकदम यह श्योर हो जाइए कि आपका क्वेश्चन जो आएगा वह एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि आपको हमने पहले ही रीजन बता दिया था कि सीटेट का एग्जाम पूरे भारत में होता है। अगर इसका आयोजन पूरे भारत में होता है तो ऐसी बुक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो सिर्फ किसी एक राज्य में चलती हो। हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? हम समझते हैं हम सब किसी पदार्थ को पृथक क्यों करते हैं। जैसे चावल से पत्थरों का पृथक करना, हम सब चावल से पत्थरों को क्यों पृथक करते हैं, क्यों अलग करते हैं? उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक करते हैं, कह रहे हैं दो भिन्न भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। देखिए, दोनों चीज भिन्न भिन्न है, लेकिन उसमें से जो चावल हमारे लिए उपयोगी है और पत्थर हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग करते हैं। पृथक अवयव का हम क्या करते हैं? जब हम दोनों चीज को अलग अलग कर लेते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, जो पत्थर होता है उसे फेंक देते हैं, जो चावल होता है उसे हम खाने के लिए यूज करते हैं। अब मक्खन से प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, हम मक्खन प्राप्त करने के लिए हम सब जब दूध को मथते हैं, इसका पृथक्करण अनुपयोगी अवयव को दूर करना होता है। जो उसमें अनुपयोगी अवयव हैं उसे हम दूर करना होता है, और हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, उससे जो अशुद्धियां निकलती हैं उसे हम फेंक देते हैं। बाकी जो हमारे काम की चीजें होती हैं उसे हम यूज करते हैं। चाय की पत्तियों का पृथक करना क्यों करते हैं? हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रक्रम का उद्देश्य तथा पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थ पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थ को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ
कि 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस से कोई भी हो सकती है। देखिए, हम जो चीज पृथक करते हैं वो आपका ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो सकती है। कोई चीज ठोस चीज है उसे पृथक करना थोड़ा सा आसान होता है, कोई चीज द्रव्य है उसे पृथक करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कोई चीज अगर गैस में मिश्रण है तो उसे पृथक करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। तो हम वही चीज बताने का प्रयास किया गया है कि कोई चीज हम कैसे पृथक करेंगे। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर कोई चीज ठोस है तो उसे हम कैसे निकालेंगे, अगर कोई चीज द्रव्य है कैसे निकालेंगे, कोई चीज गैस है तो उसे हम कैसे अलग करेंगे। अगले पॉइंट बढ़ते हैं। जैसे कह रहे हैं कि इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का कैसे करते हैं जिनके गुणधर्म में अत्यधिक भिन्नता है। देखिए, पृथक्करण की विधियां। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। देखिए, अब हम सब कुछ विधियों की बात करते हैं, कौन कौन से विधि से हम किस चीज को अलग करते हैं, जिनका प्रयोग आप एकदम जरूर अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग किया होगा। जैसे पहला है हस्तचयन। क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि हस्तचयन विधि से क्या चीज अलग कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हस्तचयन विधि, हस्तचयन विधि से हम सब क्या अलग कर सकते हैं। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण, आगे बढ़ते हैं, अन्य कण पाते हैं। क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य खाद्य कण हैं। अब आपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कण को इससे पृथक कीजिए। देखिए, हस्तचयन मतलब जो चीज हम अपने हाथों से बहुत आसानी से अलग कर ले। जैसे बाजार से कोई चीज हम खरीद के लाएं, उसे हम जब पेपर पे रख के देख रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे टूटे हुए कुछ चीजें, छोटे मोटे कंकड़ हैं, आप इसे अलग करेंगे तो यही आपका हस्तचयन विधि कहलाता है। इस विधि के द्वारा बहुत आसानी से हम कोई चीज को अलग कर सकते हैं। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। कह रहे हैं कि ऐसी ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, वो थोड़े मात्रा में होते हैं, मिले होते हैं, तो उसे आप अपने हाथों से अलग कर सकते हैं। देखिए, इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन। इस प्रकार से आप अलग कर सकते हैं, इसे हस्तचयन कहते हैं। जो चीज हम अपने बहुत आसानी से उसे अलग कर देते हैं, यही आपका हस्तचयन होता है। इसके बाद आता है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या है दोस्तों। थ्रेसिंग जो होता है, नाम से इसके स्पष्ट हो रहा है, अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे। देखिए, जो गांव में भूसा होता है, अनाज होता है, उसे जब हम सब अनाज को अलग, भूसे को अलग करते हैं, यही आपका थ्रेसिंग कहलाता है। इसमें जिसे बहुत चीजें, जैसे गेहूं हो गए, चावल, अब तो पहले तो चावल को थ्रेसिंग के माध्यम से नहीं किया जाता था, लेकिन अब चावल को भी थ्रेसिंग कर लिया जाता है। तो उससे जो चावल के जो डंठल होते हैं, उसके जो अननेसेसरी पार्ट होते हैं अलग हो जाते हैं। जो हमको धान, जिसे हम धान कहते हैं, धान से चावल मिलता है ना, धान को अलग कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्नकण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर पर लगे अन्नकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्नकणों, सूखे पौधों के इतने गट्ठर से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्नकण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्नकणों की उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। देखिए, करें जिसे भी हम सब किसी पेड़ से आम को, अमरूद को तोड़ लेते हैं तो अलग अलग हो जाता है। क्या उसी प्रकार से हम किसी अनाज को, गेहूं और चावल, गेहूं और धान को नहीं तोड़ सकते। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों आम और अमरूद लिमिटेड होते हैं,
बड़े बड़े होते हैं उसे आप अलग कर सकते हैं, लेकिन धान गेहूं बहुत ज्यादा होते हैं, एक एक पेड़ में आप कैसे अलग करेंगे? नहीं, यह संभव नहीं है। इसे हम दूसरे माध्यम से अलग करते हैं। कैसे? सूखे पौधों की डंडियों से अन्नकण अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। किसे पीटकर दोस्तों? डंडियों को पीटकर अन्य कणों को अलग किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। देखिए, थ्रेसिंग हम सब कई प्रकार से करते हैं। जैसे करिए, कभी कभी हम सब बैलों की सहायता से करते हैं, कभी कभी हम सब अपने हाथ से उसको पीट कर अलग कर लेते हैं। अगर ज्यादा जब रहता है तो हम सब मशीनों का काम करते हैं, जिसे थ्रेसर कहते हैं। थ्रेसर में डालकर हम सब थ्रेसरिंग कर लेते हैं जब ज्यादा रहता हो तो। अगर आपके पास लिमिटेड है, 4-6 बोझ है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप या तो हाथ से उसे पीट लेते हैं, नहीं तो फिर बैल होता है, बैल को उसे फैलाकर उसे बैल को दौड़ा देते हैं, तो फिर अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया से भी आप कर सकते हैं। आपने देखा कि थ्रेसिंग करने के कई प्रकार से हैं। हम हाथों से कर सकते हैं, बैलों से कर सकते हैं, या फिर मशीनों से कर सकते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, चित्र में आदमी जो थ्रेसिंग कर रहा है कैसे कर रहा है? यह हाथों से ही कर रहा है। एक पत्थर लिया है, उसी पे धान गेहूं को पटक रहा है, धान अलग हो जा रहे हैं और उसके जो डंठल होते हैं वह अलग हो जा रहे हैं। आई होप आप थ्रेसिंग के बारे में समझ गए होंगे। अब हम सब अगले अपने टॉप पृथक्करण की विधि पे चलते हैं, जिसे हम निष्पावन विधि कहते हैं। निष्पावन विधि कह रहे सूखी रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी, अब क्या कह रहे हैं? निष्पावन क्या करना है? कह रहे हैं सूखी रेत है तथा लकड़ियों के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर में इन सबको मिलाना है दोस्तों। अब आपको देखिए अब कैसे आप अलग करेंगे। कह रहे हैं प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए, मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप इन दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों को माप समान है? क्या हस्त चयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? क्या आप इनके अवयवों को हस्त चयन से अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं? कहेंगे नहीं, इनको हम हाथों से नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे? आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे के ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। क्या होता है? क्या दोनों अवयव रेत या बुरादा या सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयव को पृथक करने में सफल हुई? देखिए, आपको क्या कहना था? कुछ रेत है और कुछ लकड़ी के बुरादे हैं। देखिए, जब आप इस विधि से प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर करके आपको बताते हैं, जो आपका निष्पावन विधि है इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे एक औरत है जो अलग कर रही है, यहाँ पे गिरा रही है, जिससे जो रेत है, जो रेत आपका यहीं पे गिर जाएगा, लेकिन जो आपका लकड़ी का बुरादा है, क्योंकि हवा हवा चल रही है, हल्का हल्का हवा चलती है, उससे थोड़ा पे दूर से जाके गिरेगा। इस प्रकार से आप रेत को और लकड़ी के बुरादे को अलग कर सकते हैं। करें किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करते हैं। जब कभी कभी आपके अनाज में भी, जैसे अनाज है आपने थ्रेशरिंग किया, लेकिन कभी कभी कुछ उसमें भूसे रह जाते हैं, आप उसे कैसे अलग करते हैं? अब अनाज तो ज्यादा रहता है, उसे आप एक एक भूसा तो बिन अलग नहीं करेंगे, आप उसे भी निष्पावन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। क्योंकि भूसा आपका हल्का होता है और आपका अनाज भारी होता है। जब इस ऐसे आप करेंगे तो अनाज आपका यहीं गिर जाएगा, भूसा आपका उड़ के थोड़ी दूर पे चला जाएगा।
आप अनाज को अलग कर लेंगे और भूसे को अलग कर लेंगे। यही प्रक्रिया आपका निष्पावन विधि प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे हम सब निष्पावन विधि को समझ लिए हैं। आगे इसके बारे में और कुछ दिया है, थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में प्रयोग किया जाता है। ये हो गया निष्पावन। अब हम सब चालन समझते हैं, चालन विधि से दोस्तों। अभी तक तो हम सब निष्पावन विधि की बात कर रहे थे। निष्पावन से हम कोई चीज कैसे अलग करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिसे आप निष्पावन विधि से नहीं कर सकते, तो उसे हम चालन विधि से अलग करते हैं। अब हम सब चालन विधि समझते हैं। चालन विधि क्या होता है? कभी कभी में आटे में व्यंजन बनाने की इच्छा होती है हमें, इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं? इसके लिए हम चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। देखिए, चालन विधि का सबसे अच्छा उदाहरण जो आप दैनिक जीवन में देख रहे होंगे, जो आटे को आप जब चालते हैं, आटे के चालने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी चालन विधि होती है। आटे को चालने से आपको मिलता क्या है? आटे को जब हम सब चालते हैं, जो आटे के एकदम बारीक कण होते हैं वह नीचे चले जाते हैं, लेकिन जो अच्छे से नहीं पीसे होते हैं, जिसे हम चोकर बोलते हैं, वह आपका ऊपर रह जाता है। उसे हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि उसको मिलाकर अगर हम सब रोटी बनाएंगे तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। उसको हम सब अलग कर लेते हैं और आटे को हम सब अलग कर लेते हैं। यही प्रक्रिया आपकी चालन प्रक्रिया कही जाती है। कभी कभी आप देखे होंगे बालू को भी चाला जाता है। जब कभी घर बनने लगता है तो बालू को चाला इसलिए जाता है जब प्लास्टर का यूज होता है। ऐसे जब जोड़ाई का यूज होता है तब चालने की प्रक्रिया नहीं हो रहती, तब तो सीधा ऐसे जोड़ देते हैं। लेकिन जब प्लास्टर किया जाता है तो उसमें जो बालू के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उन्हें अलग किया जाता है, क्योंकि प्लास्टर करने में समस्या करेंगे। इसलिए उसे हम चालन की विधि के द्वारा अब उसे आप बालू को तो पृथक कर नहीं पाएंगे कोई विधि से, तो आप उसे चालन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। आगे हम आपको बताते हैं। आटे के छोटे कण चलने के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं के पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। कह रहे हैं कि चालन द्वारा पत्थर, डंडी तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के माध्यम से गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत, कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। आपने चालन को कहाँ पे यूज किया? आटे को चालने के लिए। उसके बाद आपको कहाँ पे कहना है? आपको रेत को चालने के लिए, जहां पे भवन निर्माण समय पत्थरों को अलग किया जाता है। अब यहाँ पे चित्र में भी देख रहे होंगे ना कि चित्र में इस प्रकार से चालन विधि के द्वारा अलग किया जा रहा है। कक्षा में एक चालनी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाकर तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक, पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। चालन विधि के द्वारा क्या कह रहे हैं? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी मापों में अंतर हो ये पृथक करने के लिए किया जाता है। जो अलग अलग अमाप मतलब कि जैसे आपके जो बालू है, एक बालू तो जो एक साइज से है, लेकिन उसमें कुछ अलग अमाप के पत्थर आ गए हैं, उसे अलग करने के लिए आप चालन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम समझते हैं अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है।
उदाहरण के लिए चालन तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करें? कौन सी प्रक्रिया कह रहे हैं? अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन। अब ये जो प्रक्रिया कह रहे हैं जैसे चावल तथा दाल को पकाने से पहले, इसमें 1 मिनट, हाँ, कह रहे हैं चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। अगर आपके चावल में धूल मिला है, अब आप उसे कैसे अलग करेंगे? अगर आपके चावल में तो कंकड़ मिला है, उसे आप अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके चावल में धूल मिला है तो आप उसे कैसे अलग करेंगे? अब आपको बताते हैं। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन के तले में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि देखिए, ये तो भी इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, कौन सा चीज तले में डूबेगा। जो अवसादन है, निस्तारण है, निस्यंदन प्रक्रिया है, जब कोई, आप जैसे दाल है, दाल आपको बनाना है, क्योंकि दाल में छोट मतलब कुछ धूल कण मिले रहते हैं। आप उसे कैसे अलग करेंगे? जब आप उसे धुलेंगे तो उसका जो धूल होगा वो पानी के साथ बह के आपके अलग हो जाएगा। जो दाल, साफ दाल होए, वह आपकी अलग हो जाएगी। यही प्रक्रिया अवसादन के, निस्तारण के, निस्यंदन कहा जाता है। देखिए, जो कह रहे थे कि कौन सा चीज आपके जल में, तली में चपकेगा और कौन चीज बाहर हो जाएगा। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल से को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने और भारी अवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहा जाता है। क्या कहला जाता है? जो तली में बैठ जाता है दोस्तों, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव जो होते हैं नीचे तली में बैठते हैं, इसे ही अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहा जाता है। आइए अब हम ऐसे मिश्रण को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखिए, जो नीचे जल में बैठ रहा है उसे हम अवसादन कहते हैं, लेकिन जब उसे हम उड़ेल के अलग करते हैं तो यही प्रक्रिया आपका निस्तारण प्रक्रिया कही जाती है। यहाँ पे आपने दो चीज समझ गए होंगे, अवसादन किसे कहते हैं और निस्तारण किसे कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। किसी मिश्रण के दो अवयव को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक कहना। आपने यहाँ पे देखा, मिट्टी जल का मिश्रण है, अघुटित मिट्टी, यहाँ पे देखिए इसको अलग कर रहे हैं, ये आपका अवसादन और निस्तारण है। अगले कुछ पॉइंट पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यह सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। कैसे? जो चीज आपस में नहीं मिलते हैं, जैसे दाल और धूल के कण आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण में इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अगर हम तेल को जल में मिला दें तो क्या यह एक में मिलेंगे? आप कहेंगे तेल जल एक में नहीं मिलेंगे। इस प्रक्रिया द्वारा हम तेल और जल को अलग कर सकते हैं। यह द्रव्य के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। करें, जब हम जिसे जल में तेल और जल मिला हुआ कुछ देर के लिए रख देंगे, जो ऊपरी परत पे हमारा आ जाएगा पदार्थ, उसे हम अलग कर लेंगे, जो नीचे होगा वह अलग हो जाएगा। आइए फिर से ठोस जैसा द्रव को किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ देखिए भी मिलती है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन फिल्टर कहते हैं। कह रहे हैं कि जब आप देखिए, निस्यंदन यहाँ पे क्लियर हो रहा है। करेंगे, अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? यही प्रक्रिया आपका निस्यंदन फिल्टर कहना कहलाता है। अब सोचिए,
चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? देखिए अब यहाँ पे जल की बात किया जा रहा है। एक मिनट, कह रहे हैं कभी कभी नालों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। अगर आप शहर में रहते होंगे तो कभी कभी बहुत ज्यादा गंदा पानी आता है। गंदा पानी कहाँ से आता है? जो नाले का पानी होता है वह पानी को खींचने लगता है, वही पानी आपका गंदा पानी आने लगता है। आइए अब हम यह देखें कि हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अबिले अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अब देखिए अब हम सब क्या करेंगे, हम सब जल से मिट्टी जैसे, जल को मिट्टी से अलग करना सीखेंगे। अब हम सब कुछ क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 5 है। क्रियाकलाप खुद से करना होता है लेकिन आपको हम बताते हैं। तालाब या नदी की पंकिल जल लीजिए। यदि यह नहीं मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ा सा मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? देखिए यहाँ प्रक्रिया, ये क्रियाकलाप है। चूंकि क्रियाकलाप आपको खुद करना होता है, आपको हम पहले पढ़ के सुनाते हैं फिर इसको बताते हैं। क्या दूसरे ग्लास का जल भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया। आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तांगों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग कर निस्यंदन के रूप में किया जाता है। निस्यंदन मतलब मुझे छाल ले रहे हैं जो मिट्टी है। पहले तो हम गिलास को रख दिए, गिलास थोड़ी देर रखने के बाद मिट्टी नीचे बैठ गया, फिर उसे हम ऊपर के पानी को अलग कर लिए। लेकिन हो सकता है कभी भी पानी में कुछ आपके मिट्टी के कण, उसे आप किसी कपड़े से छान लीजिए, या फिर चलनी से नहीं छान सकते हैं कि उससे उसका छेद जो चौड़ा होता है तो वो निकल जाएगा सब। लेकिन कपड़े से आप करेंगे तो उसके जो रंध्र होते हैं सटे हुए होते हैं, उससे आप छान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहीं यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर के पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्र से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। देखिए अगर आपका जल साफ हो गया तो ठीक है, नहीं साफ हुआ तो आप फिल्टर पत्र का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप देख रहे होंगे, शंकुकोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना, फिर फिल्टर पत्र का उपयोग कर निस्यंदन करना। इस प्रकार से आप जल को एकदम प्योर शुद्ध कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि साधारणतः फल तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव्यों का मिश्रण होता है। पनीर को इस मिश्रण कपड़े की छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। दोस्तों पनीर बनाने के लिए ना सब क्या करते हैं, पहले दूध को उबालते हैं, दूध को उबालने के बाद उसमें नींबू डाल देते हैं, नींबू डालने के बाद उसी एक कपड़े से छान लेते हैं। उसका जो मोटा कण होता है वह ऊपर रह जाता है, बाकी दूध का जो पानी बन गया होता है वह आपका नीचे निकल जाता है। अब हम सब वाष्पन विधि को समझते हैं कि वाष्पन विधि से कोई चीज को हम सब अलग कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाष्पन विधि। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह से हिलाइए। क्या है? अब देखिए अभी तक तो आपने हर चीज देखा कि मिट्टी को अलग कर ले रहे हैं, लेकिन अगर किसी
जल में नमक मिला है तो नमक आप किस चीज से छानेंगे? आप कहेंगे नमक को हम किसी चीज से चाल कर, किसी चीज से छान कर अलग नहीं कर सकते, इसे हम वाष्पन विधि के द्वारा अलग करते हैं। कैसे बताते हैं अभी आपको। कह रहे हैं जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबालकर उड़ेन दीजिए, बीकर में क्या बचता है? देखिए, आपको नमक को कैसे अलग करना है? पानी को गर्मा कर, अब जब गर्म करेंगे, प्रक्रिया आपको बताते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण तथा जल को नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। वाष्पन, जल से नमक को अलग करने की प्रक्रिया वाष्पन की प्रक्रिया कही जाती है। जल को उसके वाष्पन परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। कैसे हो दोस्तों? जहां पर जल होता है वहां पर वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। अब देखिए, आपके विचार में नमक कहां से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथेल गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों का मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। देखिए, जो नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, कैसे किया जाता है उसको आपको हम बताते हैं। जो समुद्र होता है उससे जो सटे हुए होते हैं, जैसे आपका हम सभी अपने यहाँ खेती करते हैं, धान गेहूं ये सब लगाते हैं, वैसे वहां पर खेती बना देते हैं, खेत बना देते हैं, छोटी छोटी क्यारियां में अलग अलग कर देते हैं, छोटे छोटे खेत टाइप बना देते हैं। और जब समुद्र में से जल को उसमें भर दिया जाता है, अगर समुद्र लहर मारा तो वैसे भर गया, नहीं तो उसे वैसे उस जल को निकाल कर इंजन की सहायता से फिर जैसे भी उसको उसमें खेत में पूरा भर देते हैं। भरने के बाद उसको इसे छोड़ दिया जाता है, वह कुछ दिन उस जल उसमें रहता है तो जल धूप की वजह से वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाता है। जो उसमें नमक बचता है वह उसी खेत में रह जाता है। फिर उस नमक को एकत्र कर लिया जाता है, एकत्र करके बाद फिर कंपनी में भेजा जाता है, कंपनी में उसे साफ करके शुद्ध बनाकर हम सबके लिए खाने के लिए नमक तैयार कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया, यह कौन सी प्रक्रिया है? यह आपकी वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कि कैसे समुद्र से नमक को प्राप्त किया जाता है। यह एक आपका खेत हो गया, इसमें अलग अलग बांट दिए हैं क्यारिया टाइप। यह समुद्र का पानी इसमें भर देते हैं, भरने के बाद उड़ जाता है पानी, तो फिर नमक आपका बच जाता है। आगे हम सब कुछ पॉइंट पे बढ़ते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने के कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न आयों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। क्या हमको सिर्फ एक ही विधि से प्रयोग करके कोई चीज पृथक कर सकते हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसमें हमको एक से ज्यादा विधि को प्रयोग करने की जरूरत होती है। कौन कौन से, जैसे बताते हैं। कह रहे हैं रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? आप कहेंगे हमने पहले भी देखा कि हस्तचयन द्वारा हम अलग कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, हस्तचयन, सॉरी सॉरी, वो रेत है नमक है ना, तो रेत नमक आप थोड़ी, अनाज और कोई कंकड़ रहे मिला है तो उसको आप हस्तचयन द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन रेत और नमक मिला है, रेत और नमक आप कैसे निकालेंगे? आप हस्तचयन द्वारा, यह संभव नहीं है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। अब इसे निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया करेंगे? इसे आप जल के द्वारा निकाल सकते हैं। इन दोनों को आप जल में निकाल दीजिए। उसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देख सकते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण था? आप देखिए, आपको उसमें पानी मिला देना, पानी मिलाकर कुछ देर रख दीजिए, जो रेत है वह नीचे बैठ जाएगी, आप पानी को अलग कर लीजिए, रेत आपका अलग हो गया। अब आपके पानी में क्या मिला है? दो चीज मिला है,
एक तो आपका वो एक ही चीज मिला, एक चीज तो आपका निकल गया ना, रेत आपका निकल गया, आपके पानी में मिला है नमक मिला है। अब नमक आप कौन सी प्रक्रिया से निकालेंगे, अभी आपको बताया कि वाष्पन प्रक्रिया से आपको नमक अलग कर सकते हैं। आपने इसमें एक प्रक्रिया निकाला, कौन सा निकल, निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा इसको अलग किया, लेकिन एक प्रक्रिया अब आपको वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा आपको इसको अलग करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इस निस्तारित द्रव में नमक व जल को पृथक करना, इस द्रव को किसी कितली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक कितली को गर्म कीजिए। क्या आप कितली की टोंटी से भाप निकलते ही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी आपको बताते हैं इसके बारे में और। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को कितली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा इसमें दिखाया गया है चित्र में। आप क्या देखते हैं, कितली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। उसके बाद जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव्य जल में बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जलवाष्प में से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम द्रव्य अवस्था में परिवर्तन, यहाँ से हाँ, जल सघन द्वारा, किसके द्वारा, सघन द्वारा भाप बना है जल वाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तन। किसमें दोस्तों, भाप से किससे बन रहा है, जल में बन रहा है। यही प्रक्रिया को सघन अवस्था कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर कितली में पीछे क्या छूट जाता है। आगे बताते हैं क्या मिलता है कितली में हमको। सारा जल वाष्पित हो जाता है तो कितली में क्या छूटता है। इस प्रकार हमें मिश्रण से नमक, रेत तथा जल का निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किया। देखिए हमने क्या किया, हमने रेत को अलग कर लिया, उसको निस्यंदन विधि के द्वारा, फिर हमको संघनन विधि के द्वारा, कौन सा संघनन विधि मतलब क्या होता है, हमको जल को भी तो चाहिए ना, ऐसा नहीं जल आप हवा में उड़ा दीजिए। जल आप उसको, जिसमें जल में नमक और पानी भरा है, उसे आप एक केतली में रख दीजिए और उसे गर्म करिए। केतली का जो मुंह होता है उससे भाप निकलने लगी। आप एक प्लेट लीजिए, उसके जस्ट ऊपर रख दीजिए, उस पर बर्फ रख दीजिए। अब चूंकि जो उसमें टकराएगी, जो भाप निकल रहा है वो टकरा कर वो पानी बनकर फिर नीचे गिरेगी। पानी आप एक बीकर में इकट्ठा कर लीजिए। इस प्रक्रिया के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने इसमें निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा सघन जैसी विधियों का प्रयोग किया है। पहली को रेत से पुनः, एक मिनट, हाँ, पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक को संपूर्ण पैकेट के को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया, फिर उसने क्रियाकलाप साथ में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक की केवल थोड़ी सी भाग ही को हुई पुनः प्राप्त कर पाई। उसमें कहाँ त्रुटि हो गई। बच्ची जो है वह प्रयास किया तो वह लेकिन पाया तो, लेकिन जितना हमने नमक को किया था उससे बहुत कम प्राप्त हुआ। अब क्यों ऐसा हुआ उसको आपको हम बताते हैं। कह रहे क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। अध्याय 4 हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। देखिए अभी कह रहे हैं जल की मात्रा हम निश्चित रहे, पदार्थ में मिलाते जाएगी, एक समय ऐसा आ जाएगा सिर्फ पदार्थ से ही जम जाएगा, जल उसमें एकदम समा जाएगा। यह क्रियाकलाप है, आप इसे के प्रयास करिएगा। यहाँ से हम बताते हैं आपको। यहाँ से कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि
अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल पा सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। मतलब यह यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में, देखिए, नमक को जल में घोलना। अब नमक को अगर घोलते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि गिलास में सिर्फ क्या रहेगा? नमक ही आपका बचेगा। वही चीज यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया, यह पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है। जब जल की मात्रा कम रहेगी, जब वह पहली थी जो उसे नमक कम मिला था। क्यों कम मिला था? क्योंकि वह जल की मात्रा कम ली थी। जब जल की मात्रा पर्याप्त रहेगी तो आप अब जितना मिलाए रहेंगे उतना पर्याप्त चीज आपको मिल जाएगा। आगे कह रहे हैं, कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण के सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा से संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता से करने का प्रयास करें। यह क्रियाकलाप है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। बीकर में कुछ जल दीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब हम इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें अधिक नमक घोला जा सकता है। देखिए, जब वह घुलने की जगह नहीं बचा, लेकिन अगर आप उसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद फिर आप उसमें नमक मिला सकते हैं। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझावता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। हम कोई चीज गर्म करके दोस्तों उसमें ज्यादा से ज्यादा चीज घोल सकते हैं। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक में अधिक मात्रा घोली जाती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थ की समान मात्रा घुलती है? आइए हम सब पता लगाएं। क्रियाकलाप 10 करें, क्या जल में सभी चीज की मात्रा पर्याप्त हम घोल सकते हैं? 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और आगे कह रहे हैं, यह क्रियाकलाप है, इसे आप खुद करने का प्रयास करिए। आइडिया है कि हम जल में घुलने वाले पदार्थों की मात्रा, चम्मचों की संख्या। आप नमक लीजिए और चीनी लीजिए। आपके पास आधा आधा गिलास है पानी है। आप एक में नमक मिलाइए, एक में चीनी मिलाइए। देखिए, मिला के आप मिलाते जाइए, देखिए अंतर क्या मिलता है आपको। तब तक विलोपित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। एक एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते रहे जाइए। संतृप्त मतलब जब तक वो घुलने की जगह न बचे कि अब हम नहीं मिला सकते इसमें। जाइए, नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई 5.5 में लिखिए। अब इसमें यही है ना, इसमें आप लिखिए कितना कितना चम्मच आपने डाला। आगे कह रहे हैं, इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों में भी दोहरा सकते हैं। साधारण इसमें वही 5.2 में आपको लिखना है। क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है? हमने पदार्थों के पृथक्करण के कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव्य में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहते हैं। जो वह चीज नहीं घुलता है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। हमने आज कुछ शब्द को समझे जो आपके
बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंथन के बारे में जाना, संघनन के बारे में, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशरिंग या निष्पावन, इन सब शब्द के बारे में हम सब आज चर्चा किए। आज की क्लास का हम सारांश आपको बताते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रणों में से उसके अवयव को पृथक्करण कुछ विधियां हैं। यह सब क्या है दोस्तों? ये पृथक करने की एक विधियां हैं। यह सब अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों को निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों को अमाप में अंतरों का उपयोग चालन या निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा पृथक किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल से पृथक किए जा सकते हैं। आज की आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट हुई, चैप्टर 5। अब हम इसी टॉपिक से संबंधित उस क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला जो क्वेश्चन है, पदार्थों की पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन किसके द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? आप कहेंगे यह सभी तो हमने पढ़ा ना, निष्पावन के द्वारा, निस्तारण के द्वारा, निस्यंदन के द्वारा। उपयुक्त में से कौन सा पृथक्करण का विधि है दोस्तों? केवल 1, 2, केवल 2, केवल 1, 3 या फिर ये सभी? आप कहेंगे ये सभी दोस्तों आपके पृथक्करण की विधि है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है पहला संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडे विलयन या फिर जेल। आप कहेंगे ऐसे विलयन को हम सब संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हम सब जब नमक को पानी में मिला रहे थे ना, तो एक समय आने के बाद वह नहीं मिला, इसी को आपको संतृप्त विलयन कहते हैं। जब कोई चीज एक समय के आने के बाद न घोला जा सके, अब वह आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपको हमने बताया था ना, जैसे नमक, जब हम सब नमक को पानी में मिला रहे थे, एक समय आया नहीं मिला, लेकिन हमने जब गर्म किया फिर क्या हुआ, और फिर उसमें मिलने लगा। तो ये क्या होती है दोस्तों? किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता में निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए स्थिर तो रहती नहीं है, इनमें से कोई तो होगा नहीं। अब 2 चीज आपका बचा, क्योंकि दोस्तों गर्म करने के बाद उसमें और भी मिलने लगा। तो आप कहेंगे बढ़ती है, घटती है? तो आप कहेंगे बढ़ती है दोस्तों। उसकी विलेयता क्या बढ़ती है? उसकी विलेयता बढ़ती है, जिससे उसमें हम और जल मिला पाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आज हम सब दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसी के साथ यह क्लासें समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।